वो हम आबादी को बढ़ाते चले जाएं बेहंगम, सही। तो वो ठीक नहीं है। लेकिन इब्राहिम तो साहब, एक अब एक एक चीज़ ये कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर के आसपास भी एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही है, उसमें सोसाइटीज़ हैं, और बदकिस्मती से कि वो निजी इदारों के साथ साथ कई सरकारी इदारे भी हैं कि जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू करने का शौक़ रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ज़राई ज़मीन है उसको भी नुकसान हो रहा है, और वही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बेहंगम तौर पर ये शहरों का फैलाव हो रहा है। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं। अब उसके लिए देखें, आप अर्बनाइजेशन को तो पॉपुलेशन से रिलेटेड है जी, और फिर दूसरी बात यह है कि आपकी मुल्क के लोगों में बाइंग पावर कितनी है, ये वो फैक्टर्स हैं जो, और आबादी का तनासब क्या है। माशाअल्लाह, और किसी चीज में हम तरक्की करें ना करें, आबादी के तनासब में बड़े जोशो खरोश से इजाफा कर रहे हैं, वो तो कर रहे और हैं। जिसकी नहीं, लेकिन सर देखें, फिर तो आप CDA LDA इस टाइप के इदारों को टाइट करें कि भाई वो उनका काम है चीज़ों को डेवलप करना, नए सेक्टर्स प्लान करना, नए एरियाज प्लान करना। फिर तो वो जब इदारे नाकाम होते हैं तो फिर सोसाइटियाँ आगे आ जाती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सोसाइटियां आगे नहीं आई जो जो सोसाइटियां बनी हैं। आप उसमें देखें, पिछले अखबार के सारे इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स उसमें आए हैं, और उन स्कैंडल्स की मेन वजह यही थी कि इन्हीं इदारों के साथ मिलजुल के उन्होंने, जिन लोगों ने वो प्राइस पे कर दी, सही। उनको इजाजतनामे दे दिए गए, और इलीगल इजाजतनामे। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूं, तो वहां पे मकसद आपके जहां पर हॉस्पिटल की जमीन थी वो अलॉट कर दी गई अच्छा, गवर्नमेंट एक एक कारपोरेशन आखिरी सवाल को। फिर आगे बढ़ता हूँ कि मतलब क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है। आप 2023 में जब मुद्दत खत्म होगी तो आपका एक कोई ना कोई इसमें प्लान होगा कि आपने कहाँ तक लेके जाना है। लेकिन क्या सियासी तौर पे चीज़ मतलब अपील करती है, लोग इसको बाय करते हैं कि जी ठीक है आपने दरख्त लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, सदका जारिया भी है, लेकिन जो लोग हैं क्या वो इस चीज़ का शऊर आप समझते हैं कि उनको है कि तहरीक इंसाफ अगर ये काम करने जाएगी तो उसको भी एक क्रेडिट के तौर पे देंगे? मतलब खाली सड़कें, पुल, ब्रिजेस वगैरह बनाना काम नहीं है। देखिए, एक विजनरी लीडर जो होता है वो हमेशा मुस्तकबिल का, कौम का सोचता है, जाती वोटों का और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नहीं देखता। प्राइम मिनिस्टर यही कुछ कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूरी अवेयरनेस भी है और उनको ग्लोबल वार्मिंग का भी पता है, लेकिन बदकिस्मती से एक आम आदमी जो है उसको पता नहीं है ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, या मकसद इसके इफेक्ट्स, और हमारे जो ठीक। क्रॉप्स पे उसके इफेक्ट्स आए पॉइंट हैं टेकन पिछले सर। डेवास्टेटिंग। पॉइंट वेल टेकन सर। मैं वापस आता हूँ हुमायूं साहब। ये सऊदी अरब के इनिशिएटिव पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब पहले उस पर आ जाते हैं, बाद में सरमायाकारी की बात करेंगे। पॉइंट इसके सऊदी अरब इस वक्त दुनिया में तेल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और उसी तेल की वजह से ये प्रॉब्लम भी, मतलब वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स वो भी है। सो क्या सऊदी अरब को ये था कि भाई ये बातें करें, यकीनन उसमें फॉसल फ्यूल पर कम इन्हिसार वाली भी बात होगी, तो ये तो डायरेक्ट एक हिट आएगी उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पे कि जो खुद ही ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। वजह क्या हुई फिर इसकी? मेरा ख्याल है जो वहाँ की नई लीडरशिप अब उभर के आ रही है मोहम्मद बिन सलमान की, तो उन्होंने जब से वो क्राउन प्रिंस बने उसके बाद से उनके जो कुछ इक़दामात थे वो पुराने जो ऑर्थोडॉक्स जो किंगडम के थे उससे वो हट के कर रहे थे, जिसमें डेवलपमेंट थी, जिसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो, तो ये जो एनवायरनमेंट है ये चूँकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। जिस तरह अभी हमारे जो MNA साहब थे उन्होंने जिक्र किया कि विजनरी लीडरशिप का यही एक वो होता है कि वो बताते हैं कि क्या करना है। आइंदा 25-30 सालों में वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और फॉसल फ्यूल के बाद अब टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, अल्टरनेटिव एनर्जी की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, और शायद इस सेंचुरी के अंदर अगर कोई एक ऐसी डेवलपमेंट आ जाती है और वहाँ पे कोई एक ऐसी एनर्जी के सोर्स आ जाता है जो कि इस फॉसल फ्यूल को चेंज कर दे, तो प्रॉब्ली कीपिंग इन व्यू दैट उन्होंने बिजनेस को भी जो है वो करने की कोशिश की, और उसी का ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया, और उसमें बहुत सारे जो मुल्क हैं वो उनके साथ दे रहे हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक इसको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन जब आप ये बात करेंगे और आप ये कहेंगे ठीक है सऊदी अरब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अतबार से उस सफ़ में नहीं खड़ा जहाँ पे अमेरिका, रूस, भारत या चीन खड़े हैं। पॉइंट इसके, जब आप एक अहम मुल्क या अहम कैपिटल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन सबको सप्लाई करता है, वो ये कहेगा जी कि आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, आप तो अपनी सनती तरक्की में गामजन है ना, लेकिन बाकी जो पीछे लोग बचे हैं या मुल्क बचे हैं उनका क्या हाल? नहीं, वो देखें, ये तो बेसिकली 21वीं सदी का फ्यूल जो था, मतलब ये पेट्रोल, ऑयल, ये डीजल, ये था, यही था हर तरफ।
और इसका इस्तेमाल हर मुल्क ने किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन में के अंदर भी उसकी हेल्प हुई, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हुई, कम्युनिकेशन के अंदर भी नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान उन ममालिक में है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस तो इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं। सो एक अहम कैपिटल या समिट से क्या मैसेज जाएगा उन ममालिक को जो ये सारी गड़बड़ कर रहे हैं? देखें, एनवायरनमेंट को कहा जाता है ग्लोबल कॉमन। मतलब अगर इस वक्त इंडिया के अंदर जो कोल से जो चीज़ें बन रही हैं और उसका जो एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है, वो इंडिया करे या ना करे उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो हम ये मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ये अपने 2-3 इनिशिएटिव किए, उसमें यही है कि हम पोल्यूटर कम है लेकिन हम इफेक्टिव ज़्यादा है, और हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर अंडरस्टैंडिंग आए कि जो उसके इफेक्ट हैं वो हर किसी के ऊपर बराबर के आ रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। वेरी राइट। डॉक्टर साहिबा, ये ज़रा फरमाइएगा कि बाकी तो हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, ये बायलैटरल रिलेशन, ट्रायलैटरल रिलेशन और ख़ित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटीज़ पे तो बात करते हैं। ये क्लाइमेट चेंज या इस किस्म की इनिशिएटिव का हमारी फॉरेन पॉलिसी में या आपस के मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उसमें कितना शेयर है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, इस वक्त वर्ल्ड एजेंडा जो है वो चेंज हो गया है, और ये इवन जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके ऊपर भी अलाइंसेस बनते हैं कि फॉर इंस्टेंस जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि चाइना को भी उतना ही कंडेम किया जाए कि ये पोल्यूट कर रहा है, और जिस वक्त आप इसको ट्रीट करने के लिए शेयर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के वो कहते हैं कि जितना हम पोल्यूट करें उतना ही चाइना करे, चाइना भी उतना कंट्रीब्यूट करे, और चाइना उस पर ये जवाब देता है कि आप तो 50-70 साल से कर रहे हैं और मैंने अभी करना शुरू किया है तो आपका शेयर ज़्यादा बनता है। तो ये क्लाइमेट चेंज की भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जिन्होंने अब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है क्लाइमेट डैमेजिंग में, उनको भी उतना ही टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए अलाइंसेस बनाने की इसमें भी ज़रूरत है, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी मौजूद है। और ये जो अभी हम बात करें KSA का एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसलिए कि KSA वो मुल्क है जिसमें कोई 40-50 साल में सुना है कि ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर उनको अल्टरनेट इकोनॉमी पे जाना है, क्योंकि जिस लेवल पे उनका लेविश लिविंग स्टाइल है, स्पेंडिंग है, वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते अगर वो उसके लिए अल्टरनेट सोर्स पे या नहीं वो फैसिलिटीज जो अपने शहरियों को जो वो दे रहे हैं पहले, इस वक्त जो दे रहे हैं और जिस वक्त जो पिछले सालों में देते रहे हैं, अगर वो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, अगर वो अपने आप को दुनिया के साथ नहीं चलाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। और आपने देखा कि दुबई ऑलमोस्ट स्विच कर चुका है, उनकी एक टूरिस्ट इकोनॉमी भी है, फिर वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ऑफ़र कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ़र कर रहे हैं, लोगों को 10-10 साल के वीज़े दे रहे हैं कि वो वहाँ पे आएँ ताकि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। तो KSA भी उसी तरफ जा रहा है। और ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, अगर अभी भी हम सऊदी अरब का विज़िट करें तो अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहले बिल्कुल सहरा थे, जैसे दमाम की तरफ, यमन के उस तरफ, तो वो सारे अब लश ग्रीन हो चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं। पहले अरब में सुना था सिर्फ खजूर पैदा होती है, लेकिन अब आप वहाँ जाएँ तो तरबूजों के भी ढेर लगे होते हैं। अच्छा, कोई मैकेनिज्म ऐसा मौजूद है दुनिया में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन कि ठीक है, अगर कोई मुल्क जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है तो हम बात करते हैं कि जी चार्टर के तहत ये इस किस्म की उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ये भी एक तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि लोगों से आप उनकी जो साफ फिजा में सांस लेने का हक है वो छीन रहे हैं। सो क्या मतलब इस कोई मिसाल मौजूद है हमारे पास, या कोई बहुत ज़्यादा इस किस्म की हरकत शुरू हो जाए तो क्या ग्लोबल कम्युनिटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन ऑफ कोर्स हरकत में आ सकती है? लेकिन अभी प्रोटोकॉल तो साइन हो गए हुए हैं, बन गए हुए हैं क्लाइमेट चेंज पे, उनकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं और उसके ये सब मेंबर हैं, और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो उसके मेंबर हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मैकेनिज्म अभी नहीं है कि उनको टारगेट किया जाए या दे आर कंपेल्ड टू कम। होता यही है कि जिस वक्त सुपर पावर्स की मर्जी होती है तो वो फिर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट को ख़राब करने में, तो इसलिए वो इस तरह का कोई भी बनाना ही नहीं चाह रहे, उसके विल मौजूद नहीं। बिल्कुल सही। अमेरिका की बात की एम्बेसडर साहब, डॉक्टर साहिबा ने, तो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक एलाय भी है, सऊदी अरब सबसे बड़ा शायद असले का ख़रीदार भी है अमेरिका के, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। सो एक अहम मुल्क से, एक अहम मुसलमान मुल्क से इस किस्म का जब इनिशिएटिव होता है, सो वो ममालिक जो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो आप समझते हैं कि उन पर भी कोई असर पड़ता है? जैसे उनके नुमाइंदा खसूसी जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिचुएशन यही है, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी आपने काम शुरू करना है तो अपने घर से शुरू कर लो। सही। तो हम अब अगर अब पाकिस्तान में देख लें कि हम क्लाइमेट चेंज का कितना ख्याल करते हैं,
कि आप सड़क पर जाएं तो गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के वो जो जितनी धुआं निकलता है, क्या किसी को आज तक कह दिया गया है कि आपके गाड़ी से अगर धुआं निकल रहा हो या कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जो गाड़ियां धुआं निकाल रही हैं, ये जो पोल्यूशन को क्रिएट कर रही हैं, कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई किया जाए, उनको बंद किया जाए? अब जैसे अमेरिका में है, वहाँ अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको जाके उधर मोटर व्हीकल एग्जामिनेशन वाले जो है ना उसको चेक कर लेते हैं, नहीं तो उसको कंडेम कर लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे तो अल्लाह का फजल है कि हमारे रोडों पे गदा गाड़ियाँ भी चलती हैं, हमारे तो माशाल्लाह धुआं निकालने वाली गाड़ियों का तो माशाल्लाह सिवाय चंद एक के जो कि अच्छी होंगी, बाकी तो सब वो है। ठीक। तो हमें अच्छा, गदा गाड़ी चलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन धुआं नहीं होना चाहिए। वो गरीब लोग हैं, अगर गदा गाड़ी चला रहे हैं, गोबर फेंकती है, वो भी गंदगी पोल्यूशन को वो भी खराब करती है। उसका भी वैसे सोल्यूशन लोगों ने निकाला। खैर, आप जारी रखिए। तो इस वजह से दूसरी जगह जाके कि जी क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले जो है ना अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हमने ये इकदाम किए हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस से आगे दूसरे को बता सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जो बड़े मुल्क हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड लोग हैं, जिनकी वजह से ही ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो ज़रूरी हो गया है, जिन्होंने क्लाइमेट को डैमेज किया हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो ये छोटे छोटे मुल्कों की परवाह नहीं करते। वो जो उनका अपना एजेंडा होता है तो वो उसके ऊपर चलते हैं वो, और उनके मेरा ख्याल है कि अब तक दुनिया में ठीक क्लाइमेट चेंज जो है ना इतने टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आया हुआ है जितना आना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल है, वो ये कि आपने सही कहा कि अपनी मर्जी करते हैं, एमिशंस भी हो रही हैं और सनती तरक्की में वो परवाह नहीं करते कि उनको पैसा आना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इस सारे चैलेंजेस से निकलने की, हमें इन्हिसार करना है इस किस्म के फ्यूल पे फ़िलहाल कि जिससे हमारी जो है मईशत का पहिया चले। पाकिस्तान के अंदर भी ग्रुप्स हैं कुछ जो बात करते हैं कि जी ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएँ, ज़रूर जाना चाहिए, कहते हैं कि जी कोयले का इस्तेमाल ना हो, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ना लगाए जाएं, इस किस्म की बातें होती हैं। सो इस स्टेज पे कि जब हम जो है वो मतलब हमारे गुर्बत का म्यार आप देख लें, या लोग जो हैं कई उनको बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, सो हम इन चक्करों में पड़े इस मौके पर, या एक स्टेज पर आ जाएँ फिर हम सोचें अमेरिका या बरतानिया या चीन की तरह? बात यह है कि अभी तो हम अपने चीनी और दाल और आटे के बहरान से नहीं निकले हैं। अभी तो लोग वही हड़तालें शुरू हैं सारे पाकिस्तान में, महंगाई है और वो है। बात यह है कि असल में हम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों के, अगर उन पे तवज्जो दें, लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज आम आदमी के लिए डजंट मैटर, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके लिए मैटर करता है कि आटा कितने रुपए किलो है और चीनी कितने की मिलती है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले आपने अपने मुल्क को ठीक करने के लिए, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए कोई बुनियादी काम करने पड़ते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जो क्लाइमेट चेंज का है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसमें भी जितना गड़बड़ हुआ है, यानी बिलियन ट्रीज़ और ट्रिलियन ट्रीज़ क्या हैं, वो भी एक बड़ा ड्रामा है। दरअसल ये सारे पाकिस्तान में जितनी भी प्रोविंसेस हैं, हर एक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहना चाहिए था कि आप इतने जो है ना प्लांट्स तैयार कर लें और हमने वो कर लें। इंस्टेड ऑफ दैट हमने अपने गवर्नमेंट के इदारों से काम लेने के बजाय प्राइवेट लोगों से बिलियंस ऑफ चलें, इब्राहिम साहब बैठे हैं, उनसे मैं जवाब ले लेता हूँ। इब्राहिम साहब, ये एम्बेसडर शेरज़ई साहब को ज़्यादा इंप्रेस नहीं नजर आता है जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? मैं अगेन वही बात करूंगा कि जो प्रायोरिटीज होती है इंसान की, वो अब माशाल्लाह ये तो एम्बेसडर रहे हैं, इनका इतना एक्सपोजर है बाहर, इतना इनको तो इस चीज़ का मालूम होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही मैं इससे जो है इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे और विजन वाले आदमी से अगर ये तवक्को करेंगे तो फिर बाकी पाकिस्तान का क्या होगा।
मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि देखें ये आटा चीनी वगैरह ये डोमेस्टिक भी क्या है बल्कि प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको कि आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो ये एनवायरनमेंट का इशू है ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल इश्यूज पे ये भी कह रहे थे कि जी कोई परवाह नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। यूरोप जो है वो 2024 तक जो है उन्होंने अपना टोटल गाड़ियों को उन्होंने कमिट किया हुआ है कि वो उसको इलेक्ट्रिक कार्स पे ले आएंगे जिसमें कि जीरो एमिशन जो है वो हो जाएगा। तो यूरोप मकसद है कि उसके बाद अमेरिका, इस तरह ये फिर लीड लेते जाएंगे कंट्रीज जो कि कन्वर्ट कर जाएंगी ये डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से, और इससे एमिशन का काफी फर्क पड़ेगा। इसी तरह से जो बड़े बड़े कारखाने इब्राहिम साहब, हैं, एक ये डिबेट चलती है, वैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहस होती है, लोग बात करते हैं कि जी आपने ठीक है यूरोप की मिसाल दी कि वो ऐसी गाड़ियों पे चले जाएंगे या इलेक्ट्रिक कार होंगी या जीरो एमिशन वाली गाड़ियां होंगी, लेकिन पाकिस्तान में आप ठीक है ये इनिशिएटिव लेके आते हैं, लेकिन ये मतलब इट्स अ फार फेच्ड थिंग कि लोगों की क्या बाइंग पावर इतनी है, वो उनको मतलब 2 वक्त की रोटी जो है वो बासानी उनको दस्तयाब है, मिल रही है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा आप पे। तो इस वजह से ये लोग बहस करते हैं कि जी पहले हमें बेसिक बुनियादी चीज़ें दी जिसकी तरफ एम्बेसडर साहब इशारा कर रहे थे। देखिए ये जो बुनियादी चीजें हैं जिसमें आटा है चीनी है ये तो आपकी होम ग्रोन है, इसमें तो कोई आप इंपोर्ट नहीं करते। अलबत्ता ऑयल जरूर है जो कि आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से, पल्सेस भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि जितना आप सेल्फ रिलायंस पे जाएंगे आपके पास इतनी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है जिसकी अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि ये प्रोविंशियल हेड में आ जाता है इसका सब्जेक्ट 18वीं तरमीम। अच्छा, वो एम्बेसडर साहब ने एक और सवाल भी पूछा था कि जी ये जो हमारे बिलियन ट्री और ये सारे हमारा मंसूबा है पाकिस्तान में अर्बन फॉरेस्टिंग का भी, सो ये सरकारी इदारे किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कहते हैं जी कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, इसका मेन आइडिया पीछे ये था, गवर्नमेंट इदारे जो हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। पर्पस ये था कि एक तरफ तो आप एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक तरफ वो होनी चाहिए, दूसरा जो इसका एस्पेक्ट था कि आम आदमी को उसमें रोजगार मुहैया किया जाए। अब देखिए ना आपका नॉर्थ में काफी जो था वो दरख्तों के काटने की वजह से बैरन हो गए थे आपकी और इरोजन शुरू हो गई थी आपके माउंटेन्स में, तो उन जगहों पे आप लोगों को एक किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी साथ क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो है आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट लोगों को देने का वाहिद ये मकसद है जी, ताकि लोगों में एम्प्लॉयमेंट भी हो और साथ एनवायरनमेंट का भी फायदा हो जाए। और कोई इसके वजह कोई ऐसी नहीं है कि कोई प्राइवेट कोई एंटरप्रेन्योरल कंपनीज को दिया गया है जिनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना है, दरख्त लगे ना लगे, ऐसी बात नहीं है, उसकी पूरी सुपरविजन हो रही है। सुपरविजन हो रही है। हुमायूं साहब, वजीर आजम साहब ने आज एक पाकिस्तान सऊदी अरब का जो एक जो ट्रेड फोरम है उससे भी खिताब किया, आपने खबर यकीनन पढ़ी होगी। तो उन्होंने दावत दी, सऊदी सरमायाकार जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आपकी जो बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से तो सरमायाकारों के आने, मतलब जो हमारे मिडल ईस्ट के सरमायाकार हैं, काफ़ी पैसा उनके पास और सी पैक स्पेशलिस्ट हैं आप, तो उधर आप समझते हैं कि हुकूमत अगर उनको इनवाइट करेगी कि जी आएँ और यहाँ पे आके काम करें, सो उन्हें क्या प्रॉफिट होगा, क्या उनको मतलब उनके लिए क्या ये अट्रैक्शन की चीज़ क्या होगी कि वो आएँ और यहाँ पर अपने पैसा भी लेके आए और सरमायाकारी करें? इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले वो जो 2 सवाल थे उन पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो एम्बेसडर साहब ने बात की वो बिल्कुल बजाय इस सेंस में है कि जो आवाम है उसकी प्रायोरिटीज़ में चंद चीज़ें हैं जो कि इब्राहिम साहब ने कहा कि ये डोमेस्टिक अफेयर और वाकई है, और उसके बाद जो इब्राहिम साहब ने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है ये कितना अहम इशू है, आज नहीं अगले आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब उसके इफेक्ट डेवस्टेटिंग होंगे तो उस वक्त हम किस पोजीशन में होंगे। तो हमने अभी से पोस्चरिंग करनी है कि हम किस साइड पे हैं। और डॉक्टर साहब ने इससे पहले बड़े वो जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है क्लाइमेट चेंज की, कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब हमने आके जो है ना कोल हमारा कितना बड़ा रिजर्वायर है बलूचिस्तान में और उसमें, उसको इस्तेमाल करके हमने करना है, उसके बाद दुनिया कोल से हट रही है। एम्बेसडर साहब भी ठीक कह रहे हैं, इब्राहिम साहब भी ठीक कह रहे हैं, तो बीच में नहीं, वो उसकी रीज़न ये है कि बैलेंस करना पड़ेगा। जो लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखते हुए आपने अपना जो पोस्चरिंग करनी है आपने वो करनी है कि इस वक्त अगर आपके पास रिसोर्सेज कोल के ज़्यादा हैं
तो कोल की यूटिलाइजेशन भी अभी इस वक्त जो है ना वो वाली नहीं है जो आज से 30 या 40 साल पहले थी। अब 5th जनरेशन कोल के प्लांट्स आ चुके हैं, उनको इस्तेमाल करके आपकी पाकिस्तान का इस वक्त एनर्जी मिक्स के अंदर 1% है कोल, और अगर हम अपनी उस पूरी उसको देखें तो वी आर वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटर्स उसमें। तो अगर हम अगले 4-5 सालों में 10 सालों में इन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो ग्लासगो के अगले महीने हो रहे हैं उनके अंदर जाके हम अपने सुनामी ट्रीज या उनको प्रमोट करके ये कहें कि हमें 10 साल इजाजत दी जाए कोल और इस्तेमाल करने की, वी हैव टू डू नेगोशिएशन विद दीज बिग पावर्स। ठीक, अच्छा एक वक्फा ले लूं, उसके बाद दूसरे सवाल पे आता हूं आपके साथ। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। ये एक भी क्या चीज है, एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब की। हमायूं साहब, वक्फे से पहले एक सवाल था कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान क्यों आएंगे? वज़ीर आज़म ने कहा, दावत दी, उन्होंने तारीफ़ की पाकिस्तान में, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो आके यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल इस सेंस में है कि हमारी आबादी इस वक्त 220 मिलियन के करीब है और हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की फैसिलिटी है। फिर हमारी जो लोकेशन है, जिसको हम अक्सर बेनिफिट भी समझते हैं और एट टाइम्स वो कर्स भी हो जाती है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और सबको मिलाने वाली जगह पे भी आती है। फिर जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसके अंदर भी अब हम उसको सेकंड फेज़ में एक्सपैंड करके बहुत से मुल्कों को दावत दे रहे हैं। सऊदी अरब को बाय द वे बहुत अरसा पहले जो है ना, 2-3 साल पहले अगर आपको याद हो, कहा गया था, उन्होंने उस वक्त वादा भी किया था गवादर ऑयल रिफाइनरी का, तकरीबन $20 बिलियन की थी, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अभी तक काम हो नहीं सका। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी वहाँ पे लगनी थी। तो सऊदीज़ चूँकि इस वक्त कैपिटल अगर हार्ड कैश के अंदर देखें तो मेरा ख्याल है चंद उन ममालिक में है, जिसमें चीन भी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश अवेलेबल है, और वो अपनी इकॉनमी को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी पहले कहा था कि आइंदा 15-20 सालों में वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर कुछ ना पाकिस्तान के माजी में ना आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो इश्तराक से किया, स्टील मिल है जी, ठीक हो गया। तो आप समझते हैं कि कोई इस किस्म के आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी होने जाएंगे? हमने स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया माजी में, लेकिन अगर आप सही तौर पर उसको चलाते तो आप ठीक तौर पे चला सकते थे। क्या वो मुल्क जो माजी में तल्ख तजर्बा पाकिस्तान में हासिल कर चुके हैं, अब अगर वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत उनको ये गारंटी दे रहे हैं कि आप आएंगे और वो काम नहीं होगा, मतलब माजी का भी ये खौफ होता है ना सरमायाकार के लिए, तो पैसा है कि उसका पैसा सेफ कहें और वहाँ से रिटर्न अच्छा कैसे मिलेगा?
नहीं एब्सोल्युटली। और हमेशा से होता ही है कि आप जब बिजनेस की तरफ किसी को तवज्जो दिलवाने की कोशिश करते हैं तो आपकी हिस्ट्री, आपकी पास्ट, बैंक्स को भी देख लें तो वो ये देखते हैं। हमारे यहाँ जो अच्छी बात अभी तक इसकी पॉजिटिव वो ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर काफ़ी सारी इस वक्त तक $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। गो कि वो 65 से शायद 100 तक चली जाए वंस इट्स कंप्लीटेड। तो ये कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली चाइनीज़ की तरफ से कि जी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी के साथ अगर हम चाइना सऊदी अरब को ले आते हैं, यूएई को ले आते हैं, टर्की को ले आते हैं, मलेशिया की कुछ कंपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर इस वक्त आप देखें तो कोरियंस आ चुके हैं, चाइनीज़ आ चुके हैं, इंडोनेशियंस आ चुके हैं। तो यही चीज़ अगर हम रिफाइनरीज के अंदर ले आए, ऑयल रिफाइनरी जिसका सऊदीज ने कहा, उसके अलावा फर्टिलाइजर की पाकिस्तान को बड़ी सख्त जरूरत है क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से। तो ये अगर 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान आ जाती हैं तो इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम जो है ना उसके डिविडेंड लोगों को दे डॉक्टर सकें। साहब ये भी एक बड़ी अहम बात है कि आपस में जब दो ममालिक या से ज़्यादा ममालिक कारोबार करते हैं सो उनके इंटरेस्ट पर अलाइन हो जाते हैं। और बड़ी बात होती थी माजी में कि जी पाकिस्तान भारत अगर ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे को मतलब उस तरीके से उस तरह दुश्मनी या वो राइवलरी नहीं बढ़ेगी। सो सऊदी अरब तो हमारा दोस्त है, उसने हमारी मदद की, बहुत की, हमने सऊदी अरब की मदद की। सो अब ये जब सरमायाकारी और आपस में जो लेन देन तिजारत फ़रोग पाएगी ये कितना अच्छा होगा हमारे ताल्लुकात में? जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। आप देखिए कि चाइना और अमेरिका में कितनी ज़्यादा राइवलरी होती है लेकिन जंग की नौबत कभी नहीं आती है, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट कॉमन है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका ने चाइना में की हुई है उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने अमेरिका में की हुई है और दोनों के मफादात एक जगह पे कन्वर्जेंस हो जाती है, मिल जाते हैं, तो जाहिर है कि जंग नहीं होती है। तो हम जो मोस्टली सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशंस थे वो गिविंग एंड पे थे, वो गिविंग एंड पे थे और हम जो है हाथ फैलाए, और इस लिहाज से जो रिस्पेक्ट होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और पिछले दिनों हमने देखा इसलिए ताल्लुकात लोएस्ट पे थे जिस वक्त उन्होंने अपने दोबारा कर्जे हमसे डिमांड कर लिए कि फ़ौरन वापस कर दिए जाए और जो उन्होंने सरमाया यहाँ रखा हुआ था। तो अगर पाकिस्तान भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम इस्लामी मुल्कों में काफ़ी आगे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पे भी अपनी एटलीस्ट सर्विसेज ज़रूर उनको प्रोवाइड करें। और उसके साथ पाकिस्तानी कंपनियां भी हैं जो इसके साथ इस पर चल सकती हैं। जो इससे पहले एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे और जो हुमायूं साहब बात कर रहे थे उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं या कहीं पे खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दो बातें होना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास सारे लॉज बेहतरीन दुनिया के मौजूद हैं और आपने बोरो कर लिए हैं। एक तो ये कि आपको वन विंडो एक्शन जैसी चीज़ों पे जाना चाहिए जिसमें ख्वारी कम हो और उसमें इनपुट ज़्यादा आ रही हो और जो बाहर से है उनको फैसिलिटेट किया जा सके। दूसरे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की कोई स्कैंडल्स और प्रॉब्लम्स ना आए। और यही बात जब हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें भी होनी चाहिए कि आप देखिए कई दफ़ा हमारी कंसाइनमेंट जो है वो इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं कि वो अप टू मार्क नहीं होती हैं और ये बहुत बड़ा एक मसला है और उसके बाद कोई आपसे ट्रेड नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल है जो हुमायूं साहब भी बात कर रहे थे ना, ठीक है पाकिस्तान हमारा एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी तो असूलन ये होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, ना कि ये कि वो आके पाकिस्तान को एज अ कंज्यूमर मार्केट के तौर पे ट्रीट करे। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? दोनों बातें ही ठीक हैं। देखिए, जब आप अपनी चीज़ें हर चीज़ इंपोर्ट जो कर रहे हैं तो अगर आपको डोर स्टेप पे मिल जाती है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट आपका उसके ऊपर मनी नहीं खर्च होगा, फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं होगा, आप अपने पैसों में खरीदेंगे। लेकिन उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होना चाहिए और उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। अच्छा, और जो अभी हम एक एनवायरनमेंट पे बात कर रहे थे और जो एमएनए साहब जवाब दे रहे थे और जो शेरज़ई साहब ने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। देखिए, ऐसे नहीं होता कि हम ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो होगा या ऐसे होगा तो फिर उसके बाद ऐसे होगा। ये चीज़ें पैरेलल चलती है साइमल्टेनियसली। हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ कोल की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी छत पे एक स्लाइड लगा लेनी है और उससे हमें जो है वो सोलर एनर्जी पैदा होती रहेगी। तो हम ये वाले मंसूबे साथ साथ चल सकते हैं। इसके लिए एक बेटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी शेरज़ई साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि तकरीबन 20 लाख के करीब इस वक्त पाकिस्तानी मुकीम है सऊदी अरब में, जो मतलब साल की जो पिछले साल की फिगर्स थी उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं। बहुत बड़ी फिगर है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ से हमें रेमिटेंसेस आती हैं। और प्लान हमारा ये है कि हम 2030 तक तकरीबन ये 25 लाख के करीब पाकिस्तानियों की तादाद कर देंगे। लेकिन हमने देखा है कि बाकी चंद ऐसे कुछ ममालिक हैं कि जहाँ की लेबर सस्ती है और वो इन कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मतलब जितने हम अपने लोग भेज रहे हैं
कोई कमी है, मतलब उनको ट्रेन करके भेजना है हमने, खाली लेबर भेजना तो फ़ायदा नहीं होता, आपने कोई एक्सपर्ट्स लोग भेजने, स्किल्ड लोग भेजने हैं आगे? यकीनन अब ज़माना जो है टेक्नोलॉजी का है, और आपको तकरीबन हर प्रोजेक्ट में आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, जो जिस तरीके से होनी चाहिए पाकिस्तान में, उस तरीके से हमने नहीं की। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में एक प्लम्बर जो होता है उसका बाकायदा 5 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का कोर्स होता है, और उसको पूरे मुल्क का जो उनका निज़ाम है उनका पता होता है कि यहाँ पे फ़लानी जगह पे ये लाइन जा रही है, और एक ही किस्म का उनके नट एंड बोल्ट्स हैं। तो वहाँ पे आपको प्लम्बर से टाइम लेना पड़ता है बग़ैर अपॉइंटमेंट के आपको, और सबसे हाईली पेड जो लोग हैं उनमें प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस। राइट। तो नंबर 1 कि हमने वोकेशनल उस पर ज़्यादा तवज्जो हमें देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे इनसाइड द कंट्री जो हमारे अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे माशाल्लाह सुजुकी जैसी गाड़ी बनाती है,